राधे राधे। एपिसोड 29। किस। वह वन्या की बातों पर स्माइल करने लगा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी बेबी, तुम्हें बनाकर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। वन्या कंफ्यूज होकर यक्षित को देखने लगी और जब तक वह यक्षित से कुछ बोल पाती, यक्षित अपने होठों को वन्या के होठों पर करीब ले जाकर अपने होठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगता है। अब आगे वन्या जब उसे छूटने के लिए झपटने लगी तो यक्षित ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए उसे अपने करीब कर लिया। थोड़ी देर बाद वन्या ने उससे अलग होने की कोशिश छोड़ दी और इस किस में वह भी इन्वॉल्व हो गई। 15 मिनट बाद जब वन्या की सांस लेने में दिक्कत हुई तो यक्षित ने उसे रिलीज कर दिया। वन्या यक्षित से छूटते ही लंबी लंबी सांसें भरने लगी। यक्षित वन्या को देखकर टीज करते हुए बोला, डैट्स सच में बहुत टेस्टी था। वह सुनते ही वन्या यक्षित की तरफ घूर कर देखने लगी। उसे इस तरह घूरता देख यक्षित स्माइल करने लगा और उसे अभी भी वन्या पर बहुत प्यार आ रहा था। उसे और परेशान करना चाहता था। वह वन्या की तरफ शरारत भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, उफ, तीखी नज़रों से देखना तुम कितनी कातिल लगती हो। सच में तुम कितनी मन कर रहा है एक बार फिर तुम्हारे इन रसीले होठों को किस कर लो। ये कहते हुए वह जैसे ही उसके होठों के करीब आता है, वन्या यक्षित के मुंह पर अपने हाथों को से ही कवर कर देती है और बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। पर यक्षित तो जैसे भूत सवार था। उसे भी वन्या को तंग किए बगैर कहाँ चैन मिलता था। उसने वन्या के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसके नेक को बेतहाशा चूमने लगा। उसके सेंसुअल किसिस से वन्या पिघलने लगी। उसे किस करते हुए यक्षित उसके अगल बगल यक्षित उससे अलग होता है और फिर एक नज़र उसकी तरफ देखकर उसे अपनी बाहों में उठाता है और अपने प्राइवेट रूम की तरफ ले जाता है। वहाँ यक्षित की ज़रूरत का सारा सामान पहले से ही मौजूद था। वह वन्या को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और एक बार फिर उसे किस करने लगता है। उसे जी भर किस करने के बाद यक्षित उससे अलग हो जाता है क्योंकि उसे भी महसूस होता है कि वह इस किस में बहक रहा है। यही सोचकर वह वन्या से अलग हो जाता है। वह उसके कपड़े ठीक करता है और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, थोड़ी देर आराम कर लो। वन्या हाँ में सिर हिलाती है। यक्षित उसकी तरफ झुककर उसके माथे पर चूम लेता है और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करके वापस अपने केबिन में आकर अपने डेस्क पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगता है। दूसरी तरफ एक विला के एक लिविंग रूम में इस लिविंग रूम में 4 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक पति और पत्नी थे और 2 उनके बच्चे मालूम हो रहे थे। वह औरत जो कि उस आदमी की पत्नी थी अपने पति और बच्चों से कुछ बातें करने में लगी हुई थी। बेचारे भाई साहब, उन्हें तो अभी भी यही लगता है कि उनकी प्यारी बेटी और बीवी की मौत की जिम्मेदार उनका बेटा है, पर उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं होगा कि ये सब काम उनके ही फैमिली में से किसी एक ने किया है। ये कहते हुए वह औरत एक शातिर हंसी हंसने लगी। वह अपनी बातें जारी रखते हुए बोली, दोनों बाप बेटे के बीच दूरी देखकर मुझे बहुत मज़ा आता है। आई होप ये दूरी उनकी ज़िंदगी भर कभी कम ना हो और उन दोनों के बीच ये खटास बनी रहे। अपनी मॉम की बातें सुनकर उनका छोटा बेटा सवालिया नज़रों से उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, मॉम, उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था? वह औरत उस दिन की सारी बातें बताने लगती है। जैसे कि उसकी बात पूरी हो जाती है, वह लड़का चौंकते हुए बोला, मॉम, इसका मतलब है कि उन दोनों को मरवाने वाली आप हैं? वह औरत शातिर स्माइल करते हुए बोली, यस माय बॉय, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। उन दोनों को स्वर्ग बचाने वाली मैं ही हूँ। वह लड़का घबराते हुए अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, मॉम, क्या आपको भाई से डर नहीं लगता? आप जानती हैं ना कि अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह औरत फिर से शातिर स्माइल करते हुए बोली, पता चलेगा तब ना। तुम्हें क्या लगता है
इतने सालों बाद भी वह पता नहीं लगा पाए अब कौन सा चमत्कार होने वाला है जो वह तुरंत अपनी मॉम और बहन के कातिल का पता लगा लेगा। रिलैक्स बेटा, तुम्हारी मॉम कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उसने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे दाव पेच सीखे और उसे मुझ पर पहुंचने में तो कई जन्म लग जाएंगे, मगर फिर भी शायद ही वह मुझ तक पहुंच पाए। ये कहते हुए वह औरत ओवर कॉन्फिडेंट होकर शातिर हंसी हंसने लगती है। उसकी हंसी से पूरा लिविंग एरिया गूंज गया। शाम का वक्त। काम करते करते यक्षित को पता ही नहीं चला कि कब दोपहर से शाम हो गई। जब वह काम करने बैठा तो उसे टाइम की कोई खबर ही नहीं होती है। काम खत्म होने के बाद उसने लैपटॉप स्क्रीन को बंद किया और अपने राउंड चेयर पर टिका और रेस्ट करने लगा। तभी उसे वन्या का ख्याल आया। वह स्माइल करता हुआ अपनी चेयर से उठा और अपने प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगा। वह दीवार पर टेक लगाकर सामने बेड पर सोती वन्या के मासूम चेहरे को निहारने लगा। सोते हुए उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे पड़े थे। वह देखकर वह उसके करीब गया और उसके बालों को ठीक करने लगा। उसे ठीक करने के बाद वह उसके चेहरे की तरफ झुककर उसे एक एक गालों पर बारी बारी से चूम लेता है। वह जैसे ही उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है तभी वन्या की नींद में ही यक्षित का हाथ पकड़कर अपने सीने के पास ले जाती है। इससे यक्षित के हाथ वन्या के ब्रेस्ट पर टच हो जाते हैं और उसके साथ ही उसे एक अलग सा एहसास होने लगता है। उसकी बॉडी की गर्म होने लगती है। वह झट से वन्या की अपना हाथ छुड़ाकर आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करता है। थोड़ी देर बाद वह खुद को नॉर्मल करते हुए सोती हुई वन्या की तरफ देखकर बोला, किसी दिन ये लड़की मुझे पागल कर देगी। सो टू बी कंटिन्यू। तो कौन थी ये औरत और ये किसके मर्डर की बात हो रही थी, जानने के लिए सुनते रहिए सीओज फर्स्ट वाइफ और बने रहिए हमारी इस कहानी पर। एपिसोड 30 यू आर माइन। इससे यक्षित के हाथ वन्या के चेस्ट पर टच हो जाते हैं। इसके साथ ही उसे एक अलग सा एहसास होने लगता है। अब आगे फिर एक नज़र वन्या को निहारता है जो इन सब से बेखबर चैन से नींद सो रही होती है। यक्षित उसे डिस्टर्ब नहीं करता और उसे वैसे ही अपनी गोद में उठाकर अपने प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए अपने प्राइवेट पार्किंग एरिया में आ जाता है। ड्राइवर कार का डोर ओपन करता है जिससे वह वन्या को लेकर सीट में बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। यक्षित एक नज़र सामने की तरफ देखता है, फिर उसकी निगाहें सोती हुई मासूम वन्या पर चली जाती हैं। वह उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करता है जिससे वन्या नींद में ही कसमसाते हुए यक्षित को और जोर से कसकर पकड़ लेती है। यक्षित स्माइल करता है और वन्या को और जोर से खुद से चिपका लेता है। थोड़ी देर में ही उनकी कार सिंघानिया मैंशन पहुंच जाती है। यक्षित वन्या को गोद में उठाए हुए ही अंदर जाता है। आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत ऑफिस से आ चुके थे। युवान उस सब के साथ बैठकर गप्पे लड़ाता था। तभी उसका ध्यान अपने भाई और भाभी पर जाता है। उसने अपनी तरफ देख यक्षित उन सबको एक नज़र घूर कर देखता है और सबको इग्नोर करते हुए सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चला जाता है। युवान और बाकी सब अभी भी उन्हें जाता हुआ देख रहे थे क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। युवान अपनी आंखें फाड़े उनकी तरफ देखते हुए बोला, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था ना, कोई मुझे यकीन दिलाओ। युवान का इतना कहना था कि आस्तिक ने उसे जोर से चीटी मारी जिससे युवान की जोर से आह निकल गई। वह आस्तिक की तरफ घूर कर देखने लगा। आस्तिक इनोसेंट सा फेस बनाकर बोला, तुमने ही तो कहा था कि मुझे यकीन दिलाओ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा काम कर रहा था। युवान ने उस जगह से रब करते हुए कहा, यकीन दिलाने के लिए कहा था, ना कि सीन को कभी ना बुला पाऊँ इसके लिए जोर से चीटी करने को। फिर उसका ध्यान अपने भाई और भाभी पर गया। वह खिले हुए फेस के साथ बोला, ओ, तो इसका मतलब है कि भाई सच में भाभी के प्यार में इतने रोमांटिक हो गए हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी दैम लाइफ दैट।
थैंक गॉड, अब एक बार फिर से एक छोटे से बेबी का चाचू बन जाऊंगा। उसकी खुशी देख सभी हंसने लगे। एकांत उसे टीज करते हुए बोला, लगे हाँ तुम भी शादी कर लो, फिर अपने बेबी और बॉस के बेबी दोनों को साथ साथ खिलाएंगे। युवान घूरकर एकांत को देखता है और बोलता है, तुम शर्म नहीं आती ये कहते हुए? मैं तो अभी बच्चा हूँ, अभी मेरी उम्र भाई के बच्चों को खिलाने की है, ना कि अपने बच्चों के साथ। इतना कहकर वह अपने दांत दिखाता है। फिर सब उसकी तरफ एक नज़र देखते हुए बोले, अगर शादी के बारे में इतना ही सोच रहे हो तो पहले तुम अब सब खुद कर लो। उम्र निकली जा रही है, 2 साल बाद तो तुम सब बुढ़े लगोगे। इसलिए मेरी मानो तो जल्दी से अपने अपने लिए लड़की ढूंढ लो, वरना अपनी ही शादी में दूल्हे के बजाय दूल्हे के डैड लगने लगोगे। इतना कहकर वह फिर से बत्तीसी दिखाने लगा। आस्तिक उसकी नज़र तरफ घूर कर देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम सब बुढ़े और तुम अभी बच्चे हो? तुम तो ऐसे ही कह रहे हो जैसे हमारी उम्र 50 के पार हो चुकी है। अभी भी हम सब 29 के हैं और तुम हमसे मात्र 6 साल छोटे हो। 29 के हो इसीलिए तो कह रहा हूँ, अगले साल तुम सब 30 के हो जाओगे, फिर तो बुढ़े ही लगोगे ना। ध्रुव अपनी आईब्रो रेज करते हुए बोला, कहाँ लिखा है कि 30 के बाद इंसान बुढ़ा हो जाता है? तभी दादाजी वहाँ आ जाते हैं। वह सबको मंडली जमाए बैठे देखते पूछते हैं और कहते हैं, अरे भाई इतनी इम्पोर्टेंट चर्चा किस बात पे चल रही है? ये कहते हुए वे सोफे पर बैठ जाते हैं। युवान अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, शादी पे बड़ी शादी से ख्याल आया, बड़ी ये सब शादी करने की सोच रहे हैं तो लगे हाथ आप भी मेरे लिए एक दादी ले लो आओ। दादाजी ने एक नज़र घूर कर युवान को देखा, फिर अपनी छड़ी उस पर बरसाते हुए बोले, नालायक, तू फिर से शुरू हो गया? सबसे पहले तो इसका ही काम तमाम करो। ये सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। भाविक दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी एक से काम नहीं चलेगा, यहाँ आराम से 2-3 छड़ी और बरसा सकते हैं आपने इस प्यारे से पोते पर। एक बार फिर सभी हंसने लगे। युवान घुरकर भाविक को देखते हुए बोला, तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है तो आ जाओ ना, तुम भी चख लो इस छड़ी का स्वाद। मुझे कोई शौक नहीं है, तुम ही को ये मुबारक हो। युवान भाभी की तरफ देखते हुए बोला, भगवान करे तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो रोज़ तुम्हें घर के सारे काम करवाए और काम ना करने पर तुम्हें झाड़ू से मारे। युवान का इतना कहना ही तब भाभिक उसकी तरफ खा जाने वाली नसों से घुरते हुए बोला, भगवान करे तुम्हारी ये विश तुम पर ही पूरी हो। ये कहते हुए वह युवान को मारने के लिए दौड़ता है और दोनों एक दूसरे के पीछे चूहा बिल्ली की तरह लगे हुए थे। तभी वेद अपने छोटे छोटे कदमों से वहां पहुंच जाता है। युवान वेद के पीछे छिपकर हाँफने लगता है। वह हाँफते हुए वेद की तरफ देखकर बोला, थैंक यू बेटा, आपने एक बार फिर से अपने इस क्यूट से चाचू को बचा लिया। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से युवान को देखने लगा, फिर भाभिक के पास आकर बोला, भाभिक अंकल, आप तातू को क्यों परेशान कर रहे हो? भाभिक वेद को अपनी गोद में उठाकर सोफे के पास बैठाते हुए बोला, क्योंकि बेबी आपके चाचू मेरी शादी ऐसी लड़की से करवाना चाहते हैं जो भी मुझे बहुत काम करवाए। वेद को शादी वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वह दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, भले दादू ये दादी क्या होती है? दादाजी अब सोच में पड़ गए कि इस छोटे से बच्चे को शादी का मतलब कैसे बताएं। युवान अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वेद की तरफ देखते हुए बोला, बेटा जब आप किसी लड़की से दोस्ती करके अपने पास अपने घर ले आते हैं तो उसे शादी कहते हैं। युवान की बात सुनकर सभी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी तरफ देखने लगते हैं, जैसे कह रहे हो, क्या सचमुच इसे ही शादी कहते हैं? युवान सबकी तरफ ऐसे घूरते हैं जैसे कह रहा हो, इससे बेटर आइडिया है तुम लोगों के पास? अगर नहीं तो चुप मार कर बैठो और इसे ही शादी कहते हैं। कोई कुछ नहीं कहता। वेद को शादी का ये कंसेप्ट बहुत पसंद आता है। वह दादाजी के पास आकर बोला, भले दादू
तब तो वेदांत भी शादी करेगा और अपनी डैडी कुची प्लान को अपने गल लाएगा। सभी वेद की बातों को सुन रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि छोटा बच्चा ऐसा जवाब देगा। दादा भी वेद को अपनी गोद में बिठाते हुए बोले, बेटा, शादी बड़े लोगों की जाती है, आप जैसे क्यूट बेबीज की नहीं। जब वे बड़े हो जाओगे तो हम सब आपकी शादी भी करा देंगे। वे दादाजी की बात सुनते हुए हाँ में सिर हिला देता है। फिर उसकी गोद से उतरकर यक्षित और वन्या के कमरे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे अपनी मम्मी को देखने का मन कर रहा था। यक्षित वन्या को बेड पर आराम से लेटा देता है और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है। फिर अपने कपड़े भी चेंज कर लेता है। बाहर आकर वह सोफे पर बैठ जाता है और थोड़ी देर आराम करता है। फिर उसकी निगाहें अपने आप सोती हुई अपनी क्यूट वाइफ पर चली जाती है। वह उसके पास जाता है। वन्या के बालों को कुछ लटें बार बार उसके होठों को सहलाने में लगी हुई थी। यह देखकर यक्षित का दिल एक बार फिर मचल गया। उसने आहिस्ते से उसके बालों को साइड किया और उसे किस करने के लिए जैसे ही अपने होठों को वन्या के होठों के पास ले जाने को हुआ, वेद फुदकते हुए उसके कमरे में आ गया, जिसकी यक्षित की किस अधूरी रह गई। वेद फुदकता हुआ ही बोला, डैडी डैडी। फिर वह अपने छोटे छोटे हाथों से पैरों के सहारे बेड पर चढ़ गया। यक्षित स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और आहिस्ता से उसके सॉफ्ट गालों को चूम लेता है। वेद अपने डैडी के गले में अपने छोटे छोटे हाथों को बांध लेता है और बोलता है, डैडी डैडी, मम्मा जी मिलने आया था। यक्षित वेद को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, लेकिन बेबी, आपकी मम्मा तो अभी सो रही है। वेद अपनी क्यूट वॉइस से बोला, नो प्रॉब्लम डैडी, मैं मम्मा को बच दूर से ही देख लूँगा। यक्षित वेद को अपनी गोद में बिठाकर उसके गालों को चूम लेता है। फिर दोनों बाप बेटे सोती हुई वन्या को निहारने लगते हैं। यक्षित वन्या की मासूमियत में खो जाता है और तभी वेद की प्यारी सी आवाज़ उसके कानों पर पड़ती है, डैडी, मम्मा चोते हुए कितनी क्यूट लगती है ना, बिल्कुल मेरी तरह। यक्षित वेद के गालों को चूमते हुए बोला, हाँ बेटा, आपकी मम्मा बिल्कुल आपकी ही तरह बहुत क्यूट है। अब वेद अपने मॉम डैड की मौत को भुला चुका था। अब यक्षित और वन्या ही उसके मॉम डैड थे, जो उसने अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। वेद भी यक्षित और वन्या को अपने माँ बाप के रूप में ही पाकर बहुत खुश था। दोनों बाप बेटे एक बार फिर वन्या को देखने में खो गए। तभी वेद ने कुछ ऐसा कहा जिससे यक्षित उसकी तरफ देखता ही रह गया। डैडी, मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं बिल्कुल मम्मा जैसी ललकी ते दादी करूँगा। यक्षित उसके सिर पर प्यार से सहलाते हुए बोला, बेटा, पहले आप बड़े हो जाओ, फिर मैं और आपकी मम्मा इस बारे में सोचेंगे। वेद ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से निकल गया। उसने टॉय वाले रूम में चला गया। खेलने के लिए यक्षित अभी भी सोती हुई वन्या को निहार रहा था। वन्या भी अब नींद में जागने लगी। वह जागकर बेड पर बैठ गई। उसने टाइम देखा तो शाम के 6 बज चुके थे। फिर उसने सामने बैठे यक्षित की तरफ देखा। तभी उसे वेद का ख्याल आया। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, क्या वेद यहाँ आया था? एक काम करती हूँ, मैं भी उसे देख कर आती हूँ। ये कहते हुए जैसे ही बेड से उठने लगी, यक्षित ने उसकी कमर से कसकर पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। इससे पहले कि वन्या कुछ कहती, यक्षित उसके चेहरे पर आ रहे बालों का कान के पीछे करते हुए बोला, यार, तुम्हारा पूरा ध्यान तो अपने बेबी पर ही होता है, कभी तो अपने बेबी के डैडी पर भी ध्यान दे दिया करो। ये बोलते हुए वन्या के होठों की तरफ झुकने लगता है तो वन्या अपने हाथ यक्षित के होठों पर रख देती है और एक नज़र उसे घूर कर देखते हुए बोली, किसके अलावा और कुछ सूझता है आपको? जब देखो किस किस करते रहते हैं। यह सुनकर यक्षित स्माइल करता है और वन्या को अपने नीचे करते हुए खुद उसके ऊपर आ जाता है। यक्षित के इस तरह करीब आ जाने से वन्या अनकंफर्टेबल हो जाती है। यक्षित उसे टीज करने के लिए उसके होठों के बेहद करीब जाता है और कहता है, यार, कैसी वाइफ हो तुम। नॉर्मली वाइफ्स चाहती हैं उनका हस्बैंड उनके साथ रोमांटिक हो और एक तुम हो
जो अपने हैंडसम हस्बैंड की तरह से इग्नोर कर रही हो। वन्या के दिल की धड़कन तो पहले ही बढ़ चुकी थी। यक्षित के इस तरह से कहने से वह उसे और बेचैन करने के लिए अपने होठों को वन्या के कान के पास ले जाता है और गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, डोंट यू सी मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। वन्या तो ये सुनकर शॉक्ड हो रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था यक्षित ने उससे जो कहा था। उसे इस तरह हैरान देखकर यक्षित स्माइल करता है और उसके ऊपर से उठते हुए उसे भी उठाकर बेड पर बिठा देता और कहता है, इस तरह से शॉक्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। वन्या हाँ में सिर हिलाती है और थोड़ी देर में ही फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। यक्षित भी सोफे पर ही बैठा हुआ एक फाइल रीड कर रहा है। जब वन्या बाहर आती है तो यक्षित उसे अपने पास बुलाता है। वह अपने छोटे छोटे कदमों से उसके पास जाती है और उससे थोड़ी दूर पर उसके बगल में बैठ जाती है। यक्षित ने अपने लिए कॉफ़ी और वन्या के लिए टी ऑर्डर की होती है, जो कि टेबल पर रखा हुआ था। यक्षित एक नज़र वन्या को देखता है और फिर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है, जिससे वन्या के हाथ अपने आप यक्षित के चेस्ट पर चले जाते हैं। यक्षित एकटक उसके चेहरे को देखने लगता है, जैसे अभी उसे किस कर लेगा। वन्या एक नज़र आंखें उठाकर उसे देखती है और फिर खुद को देखते देख अपनी नज़रें झुका लेती है। आप मुझे ऐसे क्यों क्यों देख रहे हैं? यक्षित उसके गालों को सहलाते हुए बोला, मैं अभी अभी जो कहा मैंने, लगता है तुमने सुना नहीं। फिर अपनी एक उंगली से वन्या के चिन को ऊपर करते हुए उसके चेहरे को देखने लगता है। वह उसे देखते हुए बोला, वन्या मेरी आंखों में देखो। वन्या हिम्मत करके उसकी आंखों में देखती है। उसकी आंखों में से एक अलग ही पॉजिटिवनेस, एक अलग ही जुनून अपने लिए दिखाई देता है। वह उसके गालों को अपने अंगूठे में सहलाते हुए बोला, वन्या यू आर माइन। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम चाहो या ना चाहो, पर आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ में कभी किसी और को नहीं देखना चाहता और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। टू बी कंटिन्यूड। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज़ वाइफ। और एक और नई स्टोरी शुरू हो रही है, तो उसका रिव्यू सुनिए। अर्जुन बजाज एशिया का नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट और हार्ट सर्जन, जो है रिच, हैंडसम और एरोगेंट, जिसने 29 साल की उम्र में ही मेडिकल की दुनिया में वह मुकाम हासिल किया है जिसे हासिल करने में लगभग 50 साल लग जाते हैं। लेकिन अर्जुन को है एक अजीब बीमारी जिसका इलाज पाने में वह है मेडिकल की दुनिया में, लेकिन आज तक उसे अपना इलाज नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ 19 साल की मासूम महक, जिसके पापा ही उसकी दुनिया, जिसका सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन एक दिन मजबूरी में आकर महक फंस जाती है एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में। आखिर ऐसा कौन सी वजह है जिसके कारण अर्जुन बजाज कर लेता है महक से ज़बरदस्ती शादी? आखिर कौन सी बीमारी है अर्जुन का जिसका इलाज है सिर्फ महक? जानने के लिए सुनिए लव कॉन्ट्रैक्ट विद यू। सो आपको बताना है कि आगे कैसी रहेगी ये स्टोरी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।